आज की खास मुलाकात के लिए हमारी टीम निकल चुकी है झारखंड के पलामू जिला। आज हमारी खास मुलाकात के हीरो हैं एक आईपीएस ऑफिसर, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपराधी और नक्सली इनसे थर्राते हैं। काम को लेकर जितने सख्त उतने ही स्वभाव से सरल। नौशाद आलम से आईपीएस नौशाद आलम बनने की कहानी। माताजी को दिया सफलता का श्रेय, पत्नी का मिला भरपूर सहयोग। बिहार के छपरा के रहने वाले हैं नौशाद आलम। रफ्त से साझा की आगे की रणनीति, नक्सलवाद पर की खास चर्चा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर। पलामू डीआईजी बने नौशाद आलम। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे रूबरू होते हैं श्रीमान नौशाद आलम जी से। नौशाद जी, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, क्या कुछ स्ट्रगल किया कि आज आप यहाँ तक पहुंचे? ये तो ईश्वर की कृपा और माँ बाप के और परिजनों के आशीर्वाद की वजह से हम लोगों ने, चूंकि बहुत पसमादा इलाका छपरा का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पर इस शताब्दी का पहला एमए किया हुआ आदमी, एमएससी किया हुआ आदमी, चूंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो एमएससी किया हुआ आदमी पहला आदमी हुआ। वहां से लंबी सफर दूर करके और हम धीरे 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 रफ्ता रफ्ता अपने सर्विस का, बीपीएससी पास करने के बाद अपने सर्विस का 25वां साल हमने बखूबी गुजारा जी। और राज्य सरकार के द्वारा हर कदम पे, हर समय पर हम लोग प्रमोशन होता गया जी। थैंक्स सरकार को और इससे जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं हमारे आला अधिकारी को, कि उन्होंने समय पे प्रमोट कर दिया। फिर एक नई जवाबदेही में रेंज डीआईजी के रूप में यहाँ करके भेजा है, जो अभी लगभग एक पखवाड़ा होने जा रहा है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार के छपरा से आते हैं और जिस समय आप ये तैयारी कर रहे थे, उस वक्त ना तो इतनी सुविधाएं हुआ करती थी और ना ही लोग खुद इतने प्रिपेयर हुआ करते थे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। किस तरह से आपने क्या क्या जो है स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं? चूंकि हम एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, सब और भागलपुर से हमारी पढ़ाई हुई है, और ये होने के बाद जब एमएससी मैंने कंप्लीट कर लिया तो अलग अलग विभाग में हमने एग्जाम दिया था जॉब के लिए। चूंकि हायर एजुकेशन लेने के बाद यही होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जॉब करना है, माइंडसेट हो जाता है, लोगों की अपेक्षाएं भी रहती। तो उस वक्त हम लोग के पास संसाधन भी नहीं था 97 के बाद जी। हाँ, 97 में हमने एक ग्रुप बनाया था, कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं या कलेक्टिव स्टडी करने का एक सर्किल बनाया, जिससे 3-4 साथी मेरे थे और सब लोग तैयारी कर रहे थे, डिस्कशन करके पीटी निकला। उसके बाद फिर उसी तरह से साथ पढ़ के हम लोग मेंस निकाले। मेंस के बाद फिर इंटरव्यू हमारी हुई। इंटरव्यू है खास तौर से कई सीनियर्स ऑफिसर्स जो थे, चाहे वो पुलिस महकमे के हो चाहे प्रशासन के हो, मैं उनसे जाके मिल के और उनसे मार्गदर्शन दिया था कि इंटरव्यू कैसे होता है, हम मेरे को बताइए। जिसमें मुख्य रूप से अगर किशोर कुणाल साहब हमारे आइडल कर सकते हैं पटना के, हमारे आमिर सुबहानी साहब हो सकते हैं, शहाब अख्तर साहब हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। जिससे मिल के मैंने उनसे लगा कि हम, वो मेरे पास एक भटक जो होता है हेजिटेशन ब्रेक होने का ना, वो टूट गया था और जाके इंटरव्यू में हम गए और फिर आना था। सब लोगों की दुआएं शामिल थी, हो गए। तो आपकी जो ये जर्नी रही यहाँ तक की, आप इसका श्रेय किसे देते हैं? क्या बस ये सब श्रेय तो निश्चित रूप से, चूंकि हम आस्तिक हैं जी, भगवान का पूरा विश्वास है, इसलिए देख रहे हैं ना, अभी लोगों ने लिख के मेरे को दिया है। इस तरह से कई किताबें, हर धर्म की किताबें मेरे पास, मेरे कुतुब खाना में लगी हुई रहती जी। तो खुदा है, उसके बाद सारे समाज के लोग, सारे लोग अपना मेहनत है, जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है किया जाता है, करेंगे आगे भी। लोग कहते हैं कि एक इंसान को यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी भी कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिना कहे जी, मेरी माँ जी, हाँ, अपनी मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे संसाधन, पिताजी अकेले थे, सर्विस पे करते थे, कई लंबी चौड़ी परिवार, उतना संसाधन नहीं था, ट्यूशन पढ़ा के हम लोगों ने यहाँ से पहुंचा है।
अपनी तालीम जो है सबौर भागलपुर में लगातार 6-7 साल हमने ट्यूशन पढ़ाया और स्कॉलरशिप भी मिलता था हमको जी और इस हिसाब से बढ़े। लेकिन उसके अलावा भी जरूरत थी जो हम पिताजी से नहीं मान सकते थे। जी माता जी हमारी जरूरत महसूस करती थी, बेटा तुमको जहां तक जो भी पड़ेगा बिल्कुल उसमें जो जरूरत होगा बेधड़क तुम मेरे को बोलना। तो हम बोलते थे तो वो कुछ ना कुछ हमेशा पैसा जमा करके रखती थी। जी बाद में हमको पता चला जब जॉब हो गया, मेरी जॉब से पहले ही शादी हो गई थी 5 साल पहले। जी इसलिए माँ की तुलना तो हम किसी से कर ही नहीं सकते। एक उनका जेवर सब बिक गया था शादी में, यहाँ तक कि नाक में उनके नीम का तिल्ली जो होता है वो डाल के रखी हुई थी। बाद में सब धीरे धीरे हुए तो यकीनन उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्वर्गवासी हो गई जी पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन वो इच्छाएं जो थी जब हम एडिशनल एसपी बने तो पिताजी की स्वर्गवासी हो गए। जब हम बुंडू में थे तो बोले कि मेरी इच्छा ईश्वर ने सब सुन लिया, तुम डीएसपी से एडिशनल एसपी हो। जब मेरे को आईपीएस मिला 2016 में, लेकिन 2010 बैच मिला तो उस वक्त माता जी ने कहा कि मेरे ईश्वर ने मेरी सारी सपना पूरा कर दिया, मेरे हुआ जीवन जीने का अब हमको कोई ये नहीं है, हम मेरे सब कुछ मिल गया। उसके बाद उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। हाँ सारी ख्वाहिशें पूरी हुई। जी ये तो रही माँ की बातें, जो माँ की तुलना तो खैर दुनिया में आप किसी से नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके शरीके हयात, क्या बात है, हयात शरीक जी शरीके हयात से बिल्कुल उनका क्या योगदान रहा? कदम कदम पर 5 साल 94 में मेरी शादी हुई, 99 में मेरी ज्वाइनिंग, मेरी बिटिया भी आ गई इस बीच में जी। तो फिर कहाँ है, हर वो तकलीफ हर दुख दर्द को उन्होंने गांव में रहकर सहा और एक मेंटल सपोर्ट, हर ढंग का सपोर्ट जो उन्होंने जो दिया वो जीवन भर याद रहेगा। हम शायद वो कर्ज चुका नहीं पाएंगे जी। कंगन उन्होंने बेचा दिया। क्या बात है शादी का चलिए सब होता है। नौशाद जी अगर वर्तमान ये महिलाएं ही कर सकती जी बिल्कुल, नारी शक्ति जो है ना, बिल्कुल हाँ तभी तो शास्त्रों में भी लिखी हुई है ना। शायद हम लोग क्यों भटकते जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। ये तो नारी रसो रमनते तत्र देवता, भारत की भूमि पर रचित मनुष्य स्मृति के ये सब प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के परिचायक। जहाँ महिलाओं का वास घर में रहती है वहीं ना देवता ईश्वर का वास होता है। तो हम लोग इसको भूल गए हुए, हमको लौटना पड़ेगा शास्त्र पे, तब उसको भरोसा और लाना पड़ेगा, विश्वास बढ़ाना पड़ेगा और महिलाओं का जो सम्मान मान सम्मान जो उचित होना चाहिए हर फर्द को, हर घर के लोगों को देना ही देना पड़ेगा, बिना उसका कोई उपाय नहीं। मैसेज भी है इसके लिए, हमने ये कहा ही है कि यहाँ हमने मैसेज जो दिया है समाज में कि दिन को कौन पूछे, रात में भी हमारी माताएं बहन बेटियां चले तो बेधड़क चले, बेझिझक चले। इस ऐसे ही व्यवस्थाएं यहाँ लगी, इसलिए कि पलामू का बागडोर जो है सो कमान यहाँ की महिलाओं के हाथ में है। यहाँ के डीसी लेडी हैं, यहाँ की एसपी जांबाज कप्तान है, ये भी लेडी है सर यहाँ की राष्ट्रपति भी महिला है। क्या बात बिल्कुल प्रथम राष्ट्र की राष्ट्रपति भी बिल्कुल महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है, ऐसा है उस उरूज तक पा रही है, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल नौशाद जी, आज की वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो पुलिस के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? भाई चुनौतियां तो अनंत है जी। यहाँ भी रेंज की बात अगर कहते हैं, नक्सल फ्रंट पर भी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड पे भी है, समाज में भी कुरीतियां है बहुत तरह की, वो भी है, हर चीजों पर है, लोगों से की अपेक्षाएं भी है बिल्कुल। और मेरे यहाँ हमको भी उस चीजों को अपेक्षाओं को सोचते समझते हिसाब से ही चलना है। जैसे इकबाल साहब ने कहा भी है ना जी कि माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं। बिल्कुल, माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार तो कम उस पार बहुत है। माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार तो कम उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की एक दुकान, जिस शहर में पलामू रेंज में तुमने खोली है एक शीशे की एक दुकान, इस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। बिल्कुल, शहर में पत्थर के खरीदार भी बहुत है। तो हर चीज को संभल के सोच के विचार के काम करना है। भले हम यहाँ इस रेंज के लिए नया हूं, लेकिन मेरी सर्विस 25 साल की पुरानी है, अनुभव 25 साल का पुराना हो, चाहे वो उग्रवाद से संबंधित हो, अपराध से संबंधित हो या
सामाजिक समस्याओं के निदान से संबंधित। जी। ये वो ज्वलंत समय था 10 से लेकर 13, जो बुंडू में 4-4, 5-5 घटनाएं हुई थी। उस वक्त हमारी पोस्टिंग हुई थी जब वहां कोई जाना नहीं चाह रहा। बिल्कुल। डीएसपी एसडीपीओ बुंडू के रूप में 3 साल मैंने काम किया और लोगों से मिलकर और धीरे धीरे लोगों को। नक्सलवाद से आपका पुराना नाता रहा है। क्या बात है, बिल्कुल। नक्सलवाद से बहुत पहले से आप वाकिफ है, और खासकर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस आपने बताया कि 25 सालों का है, तो क्या लगता है कि पलामू में जिस तरह से अभी आप ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ नक्सलवाद पे क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इस पे बहुत सारे लोग, बहुत सारा काम हो चुका है। ये लोग बैकफुट पे जा चुके हैं जी। अब वो ताकत, वो हौसला विपस्त उनका हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी गई है, जो योजनाएं पहले पूर्वानुनाश नीति जो चल रहा था, वो नीति को इतना सरल और सहज कर दिया गया है कि अब कोई भी हमारा जो भाई इस समाज के अंग, जो इसी समाज का बेटा जो विचलित किसी कारणों से हो गया है और हथियार उठाया हुआ है, अब जो बचे हुए सबको आत्मसमर्पण करना बहुत आसान हो गया है। हाँ, उसमें सरकार की जो नीति है ना कि अब हम घर लौट चले, नई दिशाएं, इससे लोग लाभ लें। अब पहले जैसे बताया कि लोग जब सरेंडर करते थे तो जेल जाना उनको होता था, लेकिन अब जेल नहीं जाना, उनको जाना है परिवार के साथ जाना। बिल्कुल। ओपन जेल में रहेंगे, परिवार से रहेगा, और जो बाकी जो जीवन बचा हुआ है वो वहां से निकलने के बाद समाज के साथ लगा दें। इसलिए कि समाज ने उनको पाला पोसा बड़ा किया है। अब किसी कारणवश वो अगर विचलित हुए तो नहीं, आई, क्योंकि सब कोई अपने अपने टाइम फ्रेम में जिंदा है। बिल्कुल। वो भी है, सारे लोग सबको जानते। इसलिए आपके माध्यम से विशेष रूप से उनसे आग्रह हम यही करेंगे कि आइए, सरकार की फायदा लीजिए और विश्वास के साथ आप आइए। बिल्कुल आपके साथ कोई जो है सो दबाव नहीं रहेगा, कोई आपको टारगेट नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है, ये सही है। हम लोग प्रशासन के साथ रहेंगे, हम लोग रहेंगे। आप आके तैयार दीजिए और जो उतना जो उसका फायदा है उसको आप उठाइए। वर्तमान समय में सर साइबर क्राइम जो है वो अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। खासकर अगर हम बात करें डिजिटल अरेस्टिंग की, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो एकदम ज्वलंत उदाहरण है और आज उरूज पे जा चुका है। इसलिए 1930 जो चल रहा है ना, इसीलिए कराया गया। ये डिजिटल अरेस्ट में सारे लोग जो भी है, मेरा ये ऐसा मानना है कि सबके पास एंड्रॉयड फोन है। अननेसेसरी बहुत सारा लिंक आता है, बहुत सारी चीजें आती है। जो नोन है उसके पीछे ही जाइए, और अननोन चीजें है ना, बिल्कुल उनके बरगलावे में या उनके दबाव में बिल्कुल ही नहीं, उनके झांसे में बिल्कुल नहीं है। यदि अगर आप आ भी गए थोड़ी देर के लिए, इतने शातिर लोग होते हैं कि क्या बताया जाए आपको, थोड़ी देर में कहां से कहां आपको डाल देगा। पैसे खाली हो जा रहे हैं, आपको मानसिक रूप से दबाव में डाल के आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाए, चाहे वो जिस रूप का भी है। इमीडिएट पुलिस से संपर्क करें। राज्य सरकार ने हर जिला में अब साइबर थाना खोल दिया है। बिल्कुल। डीएसपी वो संख्याएं अब बढ़ने जा रही। प्रपोजल हम लोगों मुख्यालय से हम आए हैं ना, 1.5 साल हमने मुख्यालय में अपनी सेवा दी है, और वहां से राज्य सरकार को हम लोगों ने थानों की संख्या बढ़ाने के लिए, साइबर थानों के बढ़ाने के लिए प्रपोजल किया है। वो अभी पाइपलाइन में, हमको लगता है बहुत जल्दी ही होने वाला है। सरकार संवेदनशील है और करेगी, और वहां पर डीएसपी की ही पोस्टिंग हो जाएगी। हमारे डीएसपी का भी पोस्ट बढ़ रहा है। ऐसा हमारे आदरणीय डीजी साहब के नेतृत्व में ये सब चल रहा है, क्योंकि वो खुद कंप्यूटर के जानकार है और अच्छे साइबर पर वर्क किए हुए हैं, जिनको लिए रिवार्ड भी मिला है आदरणीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा। तो इसलिए लोगों को थोड़ा, अगर आ भी गए तो आप इमीडिएट से, शर्माना नहीं है, लगाना नहीं, सब हो रहा है, पैनिक नहीं होना। कई लोगों को हम लोगों ने बचाया है, क्योंकि वो लोग पुलिस का प्रेशर देके किसी न किसी रूप में आपको दबाव डाल के आपको एक्सप्लॉयटेशन करें। सबसे बड़ी अब कंसेप्ट चेंज ना हो गया है। क्राइम करने का अल्टीमेट क्या है? पैसा लोगों को चाहिए। बिल्कुल। बस पहले भी क्राइम होता था, उसमें पैसा ही लिया जाता था। आज की क्राइम में भी पैसा ही दिया जा रहा है। तो मेन मटेरियल वही है, तो उसमें और लोग एकत्रित होके लेते। आज अकेले सिंगल होके लेते। एक लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया, और उससे आपको काफी पैसा आपके अकाउंट में चला, डिफरेंट टाइप वे से चला, जो सब जानता है। तो सेफ भी है, उन लोगों के लिए भी सेफ है। हम लोगों के लिए दिक्कत ये है कि उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन अब
झारखंड पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। ऐप ऐसी ऐसी बनी है, प्रतिबिंब ऐप जो लॉन्च किया गया है, सारी चीजों का जानकारी बेदर्द और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। समाज को थोड़ा सा इसमें सहयोग की जरूरत है। करेंगे तो हम लोग ऐसे विश्वास दिलाते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही है सबका डिटेक्शन और लोगों को राहत जरूर मिले। जी, जिस तरह से नक्सलवाद और महिलाओं को लेकर, खासकर उनकी सुरक्षा को लेकर आगे पुलिस की रणनीति क्या है? तो मेरी रणनीति ये है ना, खासतौर से रेंज की बात अगर करते हैं जी, इतने लोग यहाँ के सभ्य है और इंटेलिजेंट है, कुशाग्र बुद्धि के है, उस एनर्जी को हम लोग सही डायरेक्शन में मोटिवेट कर देना है। जी, अगर हम लोग सही डायरेक्शन में उसको लगा देंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे यहाँ के व्यवसायी हो, चाहे और भी आपराधिक कर्मी हो, उन लोगों को दिखा देंगे ये रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, यहाँ ये सरकार की योजना है, भाई तुम इसमें काम कर दो, इसमें तुम लग जाओ। तो क्यों, अगर उसको 25,000 अगर मिलने लगेगा महीना, तो 500 रुपया चोरी करने के लिए, अभी ये घटना हुई है हमारे यहाँ, 500 रुपया 5 आदमी मिलके, 4 आदमी मिलके छीन लिया, मोबाइल 500 रुपया ले लिए। तो इतने छोटे छोटे अमाउंट करने का, उसके बाद वो पकड़े भी गए। बताइए, एक छोटा सा अमाउंट आप ले रहे हो और आप इतने दिनों के लिए जेल जा रहे हो। अब जो नई कानून नीति जो बन गई है, बीएनएस जो है, उसमें इतनी सख्ती हो गई है कि कोई भी बचने वाला नहीं। ये एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब हम लोग कलेक्ट करके और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। तो नुकसान उन लोगों को भी, तो क्यों ऐसा काम करे? वो जान जाएगा कि नियम में ऐसा परिवर्तन होगा, हम जाएंगे तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ना हम पढ़ने लायक रह जाएंगे, हम ना नौकरी करने लायक रहेंगे, ना हम किसी लायक रहेंगे। तो फिर क्यों ऐसा काम? ऐसा उन लोगों को बताना पड़ेगा। ये समाज के माध्यम, आपके माध्यम से सब होगा। टाइम टेकिंग है लेकिन होगा जरूर। ये लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग, होगा। उस पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग और आपसी सामंजस्य से स्थापित ये सब होगा। जी, आपने सामंजस्य की बात कही तो मुझे एक बात याद आई कि पुलिस और पब्लिक के बीच किस तरह से सामंजस्य बिठाने की आप लोग कोशिश करते हैं? देखिए, ये पहले ही हम लोग के यहाँ चला हुआ पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग। जी, हम लोग सिविल पुलिस है ना, हम लोग सीपीएम नहीं है जी। हाँ, सिविल पुलिस का काम ही है कि समाज के साथ मिल के हम लोगों को काम करना है और यहाँ जो समस्या है उसका निदान करना है। तो हम ये मानते हैं कि समाज के लोग हमारे आंख और कान है जी। मेरा ये मानना है, इसी समाज में अपराधकर्मी भी रहते हैं। अगर हम सुलभ हो गए, पुलिस वाले सुलभ हो गए, थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए, तो जिसको दिक्कत हो रही है समाज में जान जाए कि ये अपराधकर्मी है या सामाजिक है, ये इसकी एक्टिविटीज सही नहीं है। अगर वो एक सूचना दे, आपको कोई जाकर थाना में सूचना देता है, नहीं जाने की जरूरत क्या है? अब तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से आपको एक मैसेज पुट कर देगा और आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, इमीडिएट एक्शन हो जाएगा। कमाल तो यहाँ ये है ना कि अपराध करने के बाद अगर डिटेक्ट, ये कमाल थोड़े है। बिल्कुल, ये कमाल है कि अपराध होने के पहले आपको पता चले और उसको जाके रोक दीजिए, छेक दीजिए जी। दूसरे है कि बेचारा जेल जाने से भी बच सकता है, थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, काउंसलिंग हो सकता है, जिसके वजह से बचाव हो जाएगा। अज्ञानी है, उतनी जो एडुकेशन जो होना चाहिए या उतना जो सोच होना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए ना, वो नहीं है ना। इस वजह से सबको जरूरत है, इस मेटलिस्टिक जमाने में सबको जरूरत है। सब चाह रहा है कि हमारे घर में, एक घर में अगर एसी लगा तो दूसरे में भी लग जाए, तीसरे में भी लग जाए। हमको मोबाइल फोन अब ये नहीं इस क्वालिटी के चाहिए, हर लोग चेंज कर रहा है। हमको बाइक को, अब साइकिल पर चल रहा है कोई आदमी, ना मोटरसाइकिल पर, सबको फुल जरूरत है। इसलिए धूप गर्मी ज्यादा है तो सब लोग उस पर चले तो सेफ रहे। ये आवेगा कहाँ से? जी, कमाएगा नहीं आदमी, अर्निंग नहीं रहेगा तो फिर। आपके 25 साल का आपका अनुभव रहा है, इस 25 साल में ऐसा कौन सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूंगी आपको जो आपको आज तक याद है, वो वाक्य हम जानना चाहेंगे। घटनाएं तो बहुत सारी है। हाँ, मेरे को एक याद है, महिलाओं से संबंधित। मैं गोड्डा में पोस्टेड था जी, और एक महिला का ही हत्या डाइन डिसाइन कह के कर दिया गया जी। उस वक्त ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करता, 2001 की बात है। मैं हेडक्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट ठाकुर गंगडी का इलाका था। वायरलेस पे खबर ये आया कि सर एक हत्या हो गया, लेडीज को डाइन डिसाइन कह के उसको चाकू स्टैबिंग करके उसको मार के मार दिया गया। खेत में वो काम कर रही थी, काम का समय था, हत्या करके भाग गया। केस हुआ है आवेदन पर, उसके परिवार वाले 3 आदमी पर केस हुआ है सर। 1 आदमी की गिरफ्तारी हमने कर ली जी, और केस चूंकि नेम्ड FIR हुआ था, 1 की गिरफ्तारी हो गई हमको।
चूंकि वायरलेस पे बहुत वन में सिस्टम और बहुत कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते थे, वो क्रैक मैसेज आता था उस हिसाब हम लोग को पता चलता था, हम लोग उसी हिसाब से, फोन भी नहीं था उस वक्त, गाड़ियां भी कम थी। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, हम सुबह में देखो शाम का समय तो जाना 65 किलोमीटर गुड्डा हेडक्वार्टर से पड़ता था, तो हम चल दिए। हम पहले मागामा के आसपास पहुंचे तो मेरे को उधर से थाना प्रभारी चौधरी जी, मेरे को नाम याद, पूरा नाम याद है, वो लेके आ रहे थे गाड़ी से मैले पकड़ के। तो हम बोले कि भाई हम तो आ ही रहे थे, तो इतना जल्दी से पकड़ा गया था, इसको कोर्ट में जमा ना करना है सर। हम कहा अच्छा ठीक है, तो कहाँ है मुदाले, कहाँ है, देखा है, हम कहाँ, तो देखे कि एक 18-20 साल की बच्ची थी जो बैठी हुई थी। हम जब उतरे पर तो हमको देख के रोने लगे, और उसके हाथ में हैंडकफ लगा हुआ था, ये भी लगाकर लोग रखे हुआ। उस वक्त इतना मानवाधिकार का ये सब डायरेक्शन जो डिफरेंट आज के डेट में आया है, वैसे उस वक्त शायद नहीं था। यहाँ पे जो तो सबसे पहले हम लोग देखें कि महिला है, ये जवान बच्ची है, इसको हाँ केस में नाम है ना सर। हम कहीं घुमाइए गाड़ी यहाँ से, तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं क्या बात है, पहले हथकड़ी हटाइए इसको। हटवाए हम, फिर बैठ के चले हम लोग, धीरे धीरे हम लोग गए वहां। जब पहुंचे वहां तो गांव में जैसे गए तो मालूम हुआ कि सर ये डायन विसाइन के मैटर में हत्या हुआ है और हत्या करने वाला फलाना फलाना है। और चूंकि हम जब लौटे तो बच्चियां भी थी ही, वो गाड़ी थाना में थी कि ये बच्ची का नाम जो है सो गलती तो घर में थी, इसका भाई दोनों मारा है। क्यों मारा है कि इसकी माँ का जब डेथ हो गया तो उसको ऐसा महसूस होगा कि यही डायन थी, मेरी माँ को खा गई है, या इसके वजह से मेरी माँ एक्सपायर कर गई, ये ऐसा उसको दिमाग में चल रहा था। इसके वजह से हम उस बच्ची को उसके घर में छोड़ दिए, और उसके बाद हम कहेंगे ठीक है पता कीजिए आप लोग कहाँ है वो दोनों, मारा है तो पता करिए। और उसके बाद चूंकि जब हम लोग निकलते थे तो 4-5 दूर पड़ता था, तो 4-5 केस एक साथ हो जाता था, तो जाकर सुपर घर को ये टच करना था। दूसरा ही केस देखने के लिए गए जस्ट बाजू में ही, तो पता चला गाँव वाला ने खबर किया कि हाँ सर एक आदमी में धरा गया जो मारा था। तो फिर हम लोग गए तुरंत उसके पास, देखे तो वो लड़का था। हमने पूछे क्या है भाई कि तुम तुम्हारा, तो सर डायन विसाइन का मैटर था, हमारे माँ को खा गई थी इसलिए हमने मार दिया। देखे थोड़ा सा परेशान था, हम कहे ठीक उसको अपने कब्जे में कहे। हमने चाकू क्या किया, तो चाकू लुका दिया है ना तो पुलिस को नहीं मिले। हम कहे ना ठीक है बताओ, तो लेकर आए तो देखे कि खून लगा चाकू, तो वो भी डिटेक्ट हुआ, वो भी रिकवरी हुई। हाँ, और एविडेंस के तौर पर उसको जमा किया गया, बाद में इसको फॉरवर्ड किए। दूसरा जो भाई था उसको भी बाद में सेंडर किया। इस बच्ची का नाम हमने निकाल दिया इसलिए कि निर्दोष थी। तो स्टेप जस्टिस का फर्स्ट स्टेप जो है सो पुलिस ही होता है। ये मेरे लिए हमेशा इसका मेरे लिए ये रहता है कि अगर वो जेल चली गई अगर होती तो फिर उसका भविष्य क्या होता, और शायद कहीं न कहीं ये हमेशा खटकता और देता दिनों। जी बिल्कुल, कहते भी हैं कि अगर 100 निर्दोष को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक दोषी को, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा था, ऐसा बहुत सारा स्थान सब होता रहता है, वो कानून समाज के साथ। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप हमारे माध्यम से समाज को क्या मैसेज देंगे? समाज को यही है, देखिए सब कोई अपने अपने टाइम फ्रेम में जिंदा है। ईगो किस बात का, जिसके जो मुकद्दर में रहे वो कमाएगा, करेगा, होगा। सही रास्ते से कमाइए, सही आपसी भाईचारा के साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। इसमें जितना आनंद है ना और शायद किसी में, क्योंकि ये हम लोगों विविधता में एकता का राज्य है ना, एकता का देश समाज, हम लोग सब मिलजुल के अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग एक होके जब रहेंगे तो हम मजबूत होंगे। और जब हम मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा, विकास सर्वांगीण होगा। क्योंकि राज्य सरकार का जो सपना है सर्वांगीण विकास का, वो सिर्फ सबको मिलकर करना होगा, तब होगा। हर को जो जिनसे जो योगदान देना होगा। आज ये रोड बन रहा है हमारा, ये लाइफ लाइन रोड है ना, यहाँ से पलामू से लेके वहाँ रांची, और इसके बैक में इतनी आबादी आती है। दूसरा स्टेट जुड़ा हो, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, आपका यूपी का है, इतने जो लोग इस शॉर्ट में, ये 4 लाइन मेरा बन जाएगा तो आसान हो जाएगा ना सबको। जंगल है, घने जंगल है, तो राज्य सरकार इसमें सबको सही, जिनकी जमीन जा रही है भैया सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, तो आप पैसा लीजिए। विवाद क्या करना है साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार का है, वो भी एनओसी दे दिया है, ये दे रहा है। सहयोग कीजिए, आप बेरोजगार हैं उनसे लगिए, आप गिट्टी सप्लाई कीजिए, बालू सप्लाई कीजिए, मजदूरी कीजिए, जो जिस लायक उस हिसाब से सहयोग हो। जो बाहर की कंपनी बना रही है, जिसने अपना टेंडर लिया है, वो का वहां से लावेगा क्या?
यहीं से न लाएगा, यहीं का आदमी ना काम का। हमने स्ट्रिक्ट कह भी दिया कि जो भी यहाँ रहेगा मजदूरा या उस ढंग के लोग ठेकेदारी करने वाला सबको इसमें शामिल कीजिए। बाहर का एक भी आदमी नहीं है, सब मजदूरा यहाँ का रहेगा, सब झारखंडी रहेगा और सब काम करेगा, लेडीज जेंट्स सब, रात दिन काम चलेगा, जल्दी जल्दी हुआ। अभी जस्ट मेरे को लेट हुआ इसीलिए ऑफिस में आने को। जी हाँ, वो लोग आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई थी कि हुजूर इसमें देर हो रहा है। हमके बिल्कुल देर नहीं, एसपी से मैंने बात किया है, हथियार से, और यहाँ भी रेस्पॉन्स से भी बात हुई है। अभी और भी स्मूथली फास्ट चलेगा, बिल्कुल, ताकि हम लोगों को ये जो 3-3.5 घंटा लगता है इसकी दूरी और हमको समय कम लगे और आसान हो जाए, सुरक्षित भी जाए, और क्या। चलिए, मैं पुलिस महकमे के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब आप जश्न मनाते हैं तो पुलिस अपना फर्ज निभाती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद आलम जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आज की इस मुलाकात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम को, जितने भी लोग आए, कष्ट करके रांची से चल के आप लोग आए हैं एक इंटरव्यू लेने के लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आपको भी बहुत कष्ट हुआ इसके लिए। मैं आपके लिए शुक्रिया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।